मैं हूं मनीष कुमार। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज लिविंग एंड लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लिविंग के टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देखा था: ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देखा था। 5 में से कुछ डिफाइनिंग फीचर्स थे लिविंग के और कुछ नॉट डिफाइनिंग फीचर थे। तो इन सब चीजों को जब हम लोगों ने देख लिया था, अब हमारे पास लिविंग का डेफिनेशन आ चुका था। अब हम लोग किसी भी लिविंग थिंग को और नॉन लिविंग थिंग को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्राइटेरिया मिल चुका है, जानकारी हमें मिल चुकी है व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। अब हम लोग देखते हैं बाबू कि जब हमें लिविंग को पहचानने के बारे में, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल चुका है, तो हम लोग देख सकते हैं कि पूरा विश्व जो है उनमें कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। बहुत पहले की बात है, साइंटिस्टों ने जब लिविंग को डिफाइन कर लिया, लिविंग थिंग्स के बारे में जानना शुरू कर लिए, तो लोग लिविंग थिंग्स को काउंट करना शुरू किए कि कितने लिविंग थिंग्स हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। तो उन सारे लिविंग थिंग के सम को उन्होंने क्या कहा? बायोडाइवर्सिटी। और अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। इसी चैप्टर का अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग कहेंगे बाबू बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी यदि हम लोग इसको देखते हैं तो टर्म हमें देखने को मिलता है बायो प्लस डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब था सम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स present on the surface of earth। तो सरफेस ऑफ द अर्थ में सारे कुछ आ गए, चाहे वो वाटर बॉडीज की बात हो, चाहे वो एयर बॉडीज की बात हो, चाहे वो हमारा अर्थ के सरफेस की बात हो। तो कहने का मतलब पूरे अर्थ में, पूरे विश्व में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंबाइंड फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। सम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इसी चीज को आप कह सकते हैं एक अलग सेंटेंस में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में पाए गए हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्सिफिकेशन। तो आप अपनी एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के सरफेस पे पाए गए हैं वो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज पाए गए हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज यदि हमारे अर्थ के सरफेस पे पाए गए हैं तो 1.7 मिलियन का मतलब है 17 लाख।
1.8 मिलियन का मतलब है 18 लाख। तो इतने सारे स्पेसीज जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पाए गए हैं, क्या इतने सारे स्पेसीज का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी था? जरूरी था। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर भी जरूरी था, क्योंकि हम हर एक स्पेसीज को एक नया नाम देते हैं, हर एक स्पेसीज को एक नया नाम से हम इनको जानना चाहेंगे। हम इनको किसी दो स्पेसीज को एक सिंगल नाम से नहीं बुला सकते हैं, किसी दो चीजों को एक सिंगल नाम से हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो इन सारे जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज थे, इन 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज को अलग अलग जानने के लिए, अलग अलग समझने के लिए, इनके अलग अलग डाइवर्सिटी, एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसे डिवाइड किया अलग अलग। सबसे पहला चीज है हम लोगों ने इनका नाम दिया। अब बात आती है नोमेनक्लेचर। बात आती है कि इन सब जो 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पेसीज हैं, उन सारे स्पेसीज का नाम देना जरूरी हो गया, क्योंकि बिना नामकरण का कोई भी चीज होगी मतलब उनके बारे में जान पाना असंभव है। सॉरी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, जैसे आप एक छोटा सा ट्रिक देखिए कि यदि किसी के घर में कोई बच्चा होता है, किसी के घर में कोई बच्चा होता है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि भैया बच्चे का नामकरण करना है, लेकिन बच्चे का नामकरण किस बेसिस पे करना है। यदि बच्चा हिंदू है तो हिंदू के बेसिस पे उनका नामकरण करना है, बच्चा मुस्लिम है तो मुस्लिम के आधार पे उनका नामकरण करना है, बच्चा सिख है तो उनको उनके आधार पे नामकरण करना है। तो कहने का मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो बच्चा किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है या किस परिवार से जुड़ा हुआ है, और उनका नामकरण किस बेसिस पे हम लोगों को करना है। हिंदू का नाम देना है या मुस्लिम समुदाय का नाम देना है या सिख समुदाय का नाम देना है। मतलब हम लोगों को नामकरण करने से पहले आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी कि बच्चा, मतलब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर से पहले हम लोगों को क्या, नोमेनक्लेचर से पहले हमको उनके आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और एक बात और, जब आइडेंटिफाई हो गया कि बच्चा हिंदू का है या मुस्लिम का है या सिख का है, मतलब आइडेंटिफाई हो गया कि वो किस समुदाय से बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया। अब बच्चे का क्लासिफिकेशन करना होता है। क्लासिफिकेशन कहने का ये मतलब था कि आइदर ही इज बॉय और ही इज आइदर द चाइल्ड इज बॉय और द चाइल्ड इज गर्ल। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नोमेनक्लेचर करने के पहले आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर क्लासिफिकेशन करना होगा कि वो बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। लड़का है तो उनको लड़का के अनुसार नाम दिया जाएगा, लड़की है तो लड़की के अनुसार नाम दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, जो सिचुएशन वहां किसी एक बच्चे के साथ हो रहा है, वही सिचुएशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो रहा होगा। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पाए गए हैं, जो भी हमारे अर्थ पे के डाइवर्सिटी में पाए गए हैं, जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका भी नामकरण करने से पहले हमें उनका आइडेंटिफिकेशन करना होगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें उनको क्लासिफाई करना होगा, और आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन वी आर एबल टू गिव देयर नेम्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, सबसे पहला नामकरण करने के लिए आइडेंटिफिकेशन का होना जरूरी है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन का होना जरूरी है। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नामकरण करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ए लिविंग थिंग। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया। तो
एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज नोमेनक्लेचर, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन। बात यहाँ पे आती है बाबू कि हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में डीपली पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। बस आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को उसका डेफिनेशन जानना है कि आइडेंटिफिकेशन होता क्या है और हम लोग कैसे चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। अगला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द चैप्टर बिलोंग्स टू ओनली क्लासिफिकेशन। वहां पे आप पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग फिलहाल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत जानकारी जिसको आप समरी कह सकते हैं, सिनेप्सिस कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। उसका अगले चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन को ब्रीफली पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं बाबू व्हाट इज नोमेनक्लेचर। हम लोग नोमेनक्लेचर को डिफाइन करेंगे बाबू। क्या है नोमेनक्लेचर? Nomenclature is the nomenclature क्या होता है? Nomenclature is the naming of an organisms so that an organism can be named by the same name all over the world. और दूसरा चीज है आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन इज द डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड। एक ऑर्गेनिज्म का नाम हम लोग कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, इसलिए आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन इज द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनिज्म, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वही उसके आइडेंटिफिकेशन को बताता है। और डिस्क्रिप्शन इसलिए किया जाता है ताकि सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड, ताकि ऑर्गेनिज्म का नामकरण किया जा सके। अब बात आती है नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है? व्हाट इज द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर, व्हाट इज द नीड फॉर नोमेनक्लेचर एंड व्हाई इज nomenclature is needed, sorry, why the nomenclature is needed। तो नीड फॉर नोमेनक्लेचर या नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास यहाँ टोटल 3-4 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से, जिनको देख करके हम लोग कह सकते हैं कि नोमेनक्लेचर की नीड क्या हो सकती है। तो नोमेनक्लेचर की नीड हो सकती है बाबू ताकि सबसे पहला चीज आप उनका डेफिनेशन ही देख सकते हैं, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मतलब है, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। यदि आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टाइगर का, सॉरी गोट, एक छोटा सा एग्जांपल आप लेते हैं गोट। गोट का मतलब बकरी, हम लोग हिंदी में बोलते हैं बकरी, बंगाल में इसको बोला जाता है सागोली। तो इसी तरह का बहुत अलग अलग नाम होता है जो कि उतने अन्य भाषाओं के नाम मुझे ज्ञात नहीं है।
इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहे, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज को हम लोग झारखंड में कुछ और नाम से बुलाते हैं, तो बंगाल में उसका कोई और नाम हो जाता है, तो बिहार में कोई और नाम होता है, तो राजस्थान में कोई और नाम होता है। कहने का मतलब है अलग अलग कंट्री या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर इसलिए जरूरी है ताकि एक कॉमन नेम हो जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नाम फेमस हो। तो सबसे पहला चीज कि किसी भी प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम होना चाहिए। सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी चीज है कि नोमेनक्लेचर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब एक ही चीज के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होने की वजह से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है मल्टीपल नेमिंग ऑफ द सेम थिंग, यही चीज हुआ मल्टीपल नेमिंग ऑफ द सेम थिंग। एक ही चीज है लेकिन मल्टीपल नेमिंग है उनके अलग अलग जगहों पे। कभी कभी क्या होता है कि इसको इस स्टेट में जो नाम बोला जा रहा है वही नाम से किसी दूसरे स्टेट में किसी और चीज को बुलाया जाता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शब्द हमारे एरिया में किसी और चीज का नाम होगा वो कहीं दूसरे एरिया में किसी और चीज का नाम होगा। तो ये क्या है कि अलग अलग मतलब नेम जो है उनका मल्टीपल कंफ्यूजन को मिटाने के लिए भी हम लोग नोमेनक्लेचर जरूरी समझते हैं। टू डिक्रीज द कंफ्यूजन ऑफ हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके पीडीएफ फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ फॉर्मेट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो जो पीडीएफ आपको मिलेगा लिंक से, जो डाउनलोडेड पीडीएफ होगा वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब इस तरह से छोटे छोटे शब्द में नहीं लिखे हुए रहेंगे, वो कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ रहेगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद हमारा लेक्चर को पूरा पढ़िएगा और साथ ही साथ आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स उस पीडीएफ को देखते चले जाइएगा। तो हो सकता है चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और चीजें आपको ज्यादा बखूबी समझ में आएंगी। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसी भी ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नेमिंग का जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को डिक्रीज करने की बात हो रही थी। तीसरी बात हम लोग कर सकते हैं कि नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है बाबू। तीसरी बात हम लोग कर सकते हैं नोमेनक्लेचर इसलिए भी जरूरी है ताकि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप को पता कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टू या फिर मोर ऑर्गेनिजम्स, दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है दोनों का, उस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम लोग पता करने के लिए नोमेनक्लेचर की सहायता लेते हैं। और इसको पता कैसे किया जाता है? पता किया जाता है बाबू एक ही जीनस के डिफरेंट स्पेसीज हैं, स्पेसीज 1, स्पेसीज 2, स्पेसीज 3। तो एक ही जीनस के जो डिफरेंट स्पेसीज हैं
एक ही जीनस के डिफरेंट स्पेसीज हैं, मतलब इन सारे स्पेसीज में कोई तो सिमिलैरिटीज होगी और कोई डिसिमिलैरिटीज होगी, तो उन स्पेसीज के बीच में क्या रिलेशन है, उन सारे रिलेशंस को पता करने के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर का मदद लेते हैं। नोमेनक्लेचर इसलिए जरूरी होता है। देखो अब हम लोग यदि बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, तो टोटल 2 अलग अलग तरह के नोमेनक्लेचर हो सकते हैं। जैसा कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा होगा तो वहां भी आपने पढ़ा होगा कि 2-3 अलग अलग तरह के नोमेनक्लेचर होते हैं। यहाँ भी आपको उसी तरह का 2 अलग अलग टाइप का नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। क्या अलग अलग तरह का? जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा किसी भी चीज के एक लोकल नेम होते हैं। किसी भी चीजों का 2 अलग अलग नाम हो सकता है, एक लोकल नेम होता है और एक बायोलॉजिकल नेम, या फिर उसको हम लोग साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। तो 2 अलग अलग जो नोमेनक्लेचर हैं, एक लोकल नोमेनक्लेचर, दूसरा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, क्या है दोनों को हम अलग अलग बताते हैं आपको। देखिए लोकल नोमेनक्लेचर, ये लोकल नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी चीज की बात यदि हम लोग करें, किसी भी लिविंग थिंग की यदि हम लोग बात करें या नॉन लिविंग की बात करें, तो उसको लोकली अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में डिफरेंट नेम दिया जाता है। मतलब लोकल नोमेनक्लेचर, द नेम of a substance belongs to the local language of the country। किसी भी चीज का लोकल लैंग्वेज में जो नेमिंग किया गया हो उसे हम लोग लोकल नेम बोलेंगे। दूसरा चीज, लोकल नेम वैरीज टू डिफरेंट एरियाज। जैसे जैसे लोकल एरिया चेंज होता चला जाएगा, वैसे वैसे लोकल नेम डिफरेंट होते चले जाएंगे, वैरी करते चले जाएंगे। लोकल नेम का वेरिएशन बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेट बाय स्टेट भी आप देख सकते हैं, कंट्री बाय कंट्री भी आप देख सकते हैं। किसी चीज को आप यहाँ पे झारखंड में कोई और नाम दे रहे हैं, बंगाल में उसका कोई और नाम होगा। किसी भी चीज को आप इंडिया में कोई और नाम दे रहे हैं, अमेरिका में उसका कोई और नाम होगा। तो लोकल नेम स्टेट बाय स्टेट भी चेंज होते हैं और कंट्री बाय कंट्री भी चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज भी चेंज होते हैं। तो लोकल नेम जो है वो लोकल एरिया तक में ही सीमित हो जाता है। इसका जो बाउंड्री है वो बाउंड्री डिसाइडेड बाय द लोकल एरिया या फिर द लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया। उस एरिया का लैंग्वेज जहां जहां होगा उस लैंग्वेज के बाउंड्री के मुकाबले इस लोकल नोमेनक्लेचर को भी एक बाउंड्री मिल जाता है और ये बाउंड्री के अंदर में ही रह पाता है। दूसरा है बाबू बायोलॉजिकल नेम, या फिर हम लोग इसको साइंटिफिक नेम भी कहेंगे। लोकल नोमेनक्लेचर जो किया जाता है वो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक करके या मीटिंग करके नहीं किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक नेम के लिए द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, एक्चुअली सब्सटेंस यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नेमिंग जो होगा वो सिर्फ लिविंग थिंग का ही जरूरी नहीं है, नॉन लिविंग का भी हो सकता है। यहाँ हम लोग लिविंग थिंग के बारे में पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर तो नॉन लिविंग का भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ सब्सटेंस लिख रहे हैं। यदि आप चाहें
आपकी मन ना माने तो आप इसको ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं, सब्सटेंस को हटा करके, द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लिख देने का मतलब होता है सिर्फ आप लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और सब्सटेंस लिख देने का मतलब लिविंग नॉन लिविंग हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आप द नेम ऑफ सब्सटेंस भी कर सकते हैं, द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। द नेम ऑफ अ सब्सटेंस is suggested by a group of biologists also called biological name। और तीसरी बात, बायोलॉजिस्ट के द्वारा सजेस्ट जो नाम किया जाता है उसको हम लोग साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं। तो बायोलॉजिस्ट के द्वारा जो सजेस्ट किया जाएगा, ग्रुप ऑफ बायोलॉजिस्ट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बायोलॉजी डिपार्टमेंट यदि बैठ करके मीटिंग करके किसी भी नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ते हैं और किसी भी नाम का डिसीजन लेते हैं, तो क्या इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बात को माना जाएगा कि मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका ही बोलते हैं, तो मैंगीफेरा इंडिका ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाएगा। और नीट 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैंगो, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यदि हम लोग टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं तो ये पैंथेरा टिग्रिस ऑल ओवर दी वर्ल्ड बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम लोग बायोलॉजिकल नेम के तौर पे टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस बोलेंगे और अमेरिका में जाकर के उसको कोई और नाम दे दे। अमेरिका में भी उसको पैंथेरा टिग्रिस बोला जाएगा, जापान में भी पैंथेरा टिग्रिस बोला जाएगा, इंडिया में भी पैंथेरा टिग्रिस ही बोला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं भी हम लोग जाएं, हमें किसी भी चीज का बायोलॉजिकल नेम जो देखने को मिलेगा वो एक ही मिलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन मिलेगा। कॉमन नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं बाबू कि लोकल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम में डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों को यह भी पता चल गया कि लोकल नेम इसलिए बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाता है क्योंकि वो लोकल एरिया तक में ही सीमित होता है। देयर इज अ बाउंड्री, लोकल नेम हैज अ बाउंड्री ऑफ लोकल एरिया, लेकिन साइंटिफिक नेम के लिए कोई बाउंड्री की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम में कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसके बायोलॉजिकल नेम्स की बात करेंगे कि बायोलॉजिकल नेम होते कैसे, कौन कौन से हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मैंगो की, लोग मैंगो की बात करें तो मैंगो का एग्जांपल यदि हम लोग देखना चाहें तो इसका बायोलॉजिकल नेम ऐसा हो सकता है मैंगीफेरा इंडिका। हम लोग पोटैटो की बात करें सोलानम ट्यूबरोसम। हम लोग फ्रॉग की बात करें राना टिग्रीना। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए गए हैं, कुछ एग्जांपल आपको बताए गए हैं। इन सारे एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे ब्रिंजल का एग्जांपल दिया गया है, टोमेटो का एग्जांपल दिया गया, पोटैटो का एग्जांपल दिया गया है,
उसके बाद आपका एनसीईआरटी में टाइगर का एग्जांपल दिया गया है, लायन का एग्जांपल दिया गया, पैंथेरा लियो, बहुत तरह का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। आप इन सारे एग्जांपल्स को देखें और इन सारे एग्जांपल्स का आप बायोलॉजिकल नेम कम से कम याद कर लें, क्योंकि ये मैंगीफेरा इंडिका 2019 में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि इससे पहले भी पूछा गया हो सकता है इसके बाद भी पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछेगा तो कोई और पूछेगा, लेकिन पूछा जा सकता है। सॉरी। अब बात आती है, हम लोग साइंटिफिक नेम के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाई साइंटिफिक नेम कंटेन्स ओनली 2 वर्ड्स। हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल नेम को देख रहे हैं, मैंगो को देखें, पोटैटो को देखें, फ्रॉग को देखें, यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, होमो सैपियंस, वहां भी 2 डिफरेंट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग साइंटिफिक नेम को थोड़ा अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नेम में क्या ऐसा गुण रहस्य है जिसकी वजह से इनमें हमें जो भी बायोलॉजिकल नेम देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 2 ही वर्ड का देखने को मिल रहा है। और इसी रहस्य की वजह से बायोलॉजिकल नेम को हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का आविष्कार किया गया था कैरोलस लिनेयस साहब के द्वारा। सर कैरोलस लिनेयस के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।